जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम लेके आए हैं ऐसे शिक्षण संस्थान के पास जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी और महात्मा हंसराज के सपनों का ये संस्थान है। और सबसे बड़ी बात कि शहर के जो बेटियां हैं या पंजाब की जो बेटियां हैं या देश की जो बेटियां हैं, उन्हें ये सबसे साक्षर बना रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उपलब्धियों की, ये भंडार है। तो हम कॉलेज की बात करें तो हम डीएवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन अमृतसर में हैं। और आज हम मिलाते हैं यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर अनीता मेनन जी। इनसे हम बातचीत करेंगे और हम बातचीत करेंगे कोरोना के संकट काल में हुई जो शिक्षा की हानि है। और सबसे बड़ी बात है कि हम ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर बात करेंगे और बात करेंगे शिक्षा और संस्कारों की। तो हम आए हैं आज यहाँ पे एक ऐसे स्कूल, पंजाब का ये दूसरा 2 स्कूल ऐसे हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे क्या क्या पढ़ाए जाते हैं और कैसे गुरुओं की जो ट्रेनिंग है वो गुरु यहाँ पे लेते हैं। तो हम गुरुओं की ट्रेनिंग लेने के बाद और प्रिंसिपल के तौर पे यहाँ पे काम कर रही डॉक्टर अनीता मेनन से आपका स्वागत है लाइव भारत में। महिलाओं को शिक्षा देने की आवाज़ महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले की। हाँ जी। उसके बाद में आर्य समाज की जो स्थापना हुई, देवी शिक्षण संस्थाएं की जो शाखाएं निकली, उनमें देवी शिक्षण संस्था देश दुनिया में सबसे बड़ी एक संस्था है शिक्षा की। और आप एक संस्था के एक ऐसे कॉलेज के आप मुखिया हैं और पिछले 6 सालों से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इन 6 सालों में आपने क्या उपलब्धियां हासिल की और आपके कॉलेज की क्या उपलब्धियां रही? कौन से यहाँ पे ऐसे बेटियां होंगी जिन्होंने पूरे देश दुनिया में नाम उजागर किया होगा? और सबसे बड़ी बात कि बेटियों को साक्षर करने वाला, बेटियों को एक एजुकेशन को लाइव बनाने वाला ये पंजाब का ये दूसरा कॉलेज है। तो ये बहुत बड़ी गौरव की बात है इतने बड़े सम्मान में। और आप डॉक्टर की उपाधि हैं, तो अपने बारे में कुछ हमें बताएं और हमारे दर्शकों को बताएं, कॉलेज के बारे में बताएं। और तो सिलसिलेवार आप बताएं अपने कॉलेज के बारे में हमें। मैंने भी सर एजुकेशन कॉलेज में जो प्रिंसिपल लगने के लिए जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन है, पहले मैंने वो अटेन करी। तो पहले मैंने 15 से 16 साल तक मैं अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ाती रही। और जब मेरे पास एक्सपीरियंस आ गया और डीएवी का नाम मैंने बहुत सुना हुआ था, मैं प्रोडक्ट भी डीएवी की हूँ। तो जब मुझे पता चला कि यहाँ पे जो मुख्य अध्यापिका की पोस्ट जो है वो निकली है, तो मैंने अप्लाई कर दिया। और बड़ी अच्छी ढंग से मुझे इनके जो डीएवी के संस्कार हैं वो बड़े आकर्षित करते थे। तो मेरा मन करता था कि मैं भी देखूँ, इस इंस्टीट्यूट का पार्ट बनूँ। तो मेरी सिलेक्शन हो गई 2014 में। मैंने इस कॉलेज को ज्वाइन कर लिया। तो पहले जब मैं एज ए टीचर एजुकेशन कॉलेज में पढ़ाती थी, तो बच्चों को जो स्किल्स हैं कि अच्छे टीचर किस तरह बनने हैं, उस तरफ हम ध्यान देते थे। उनकी पर्सनैलिटी डेवलप करवानी और उनमें जो स्किल्स हैं कि हाउ टू टीच टू द स्टूडेंट्स, वो करवाते थे। अब क्योंकि हेड की पोस्ट पे आ गई हूँ, तो मुझे अब ये देखना पड़ता है कि वो जो मैं टीचर कॉलेज में लेके आती हूँ वो मेरे बच्चों को आगे पूरी तरह से उसी तरह शिक्षित कर रहे हैं जैसे मैं चाहती थी कि हमारे टीचर हमें करें। बेटियां पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ये नारा तो सरकारें काफ़ी दिनों से दे रही हैं, पर आवाज़ तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उठाई और उसके बाद में इस पे बेटियों को सम्मान मिलने लगा। तो ये इकलौता ये दूसरा कॉलेज है पंजाब का। तो कुछ ऐसी भी बेटियां होंगी जिनका पूरा देश दुनिया उनका नाम है। कुछ आप जैसे आप भी यहाँ पे पढ़ी, ऐसे कितना हर साल कितनी बेटियां यहाँ पे आती हैं? हमारे यहाँ जो बीएड का कोर्स चल रहा है वहाँ 200 बच्चियाँ आती हैं। एमएड का जो चल रहा है उसमें 50 आती हैं। और ऐसे ही जो एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग, जिसको अब हम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं, उसमें भी हमारे पास 50 सीटें हैं। पीजीडीसी टीचर एजुकेशन का कोर्स भी चलाते हैं हम, और उसमें भी 40 सीटें हैं। तो जो बीएड के बच्चे हैं ये आगे चले जाते हैं कि स्कूल में जो टीचर्स की पोस्ट वैकेंट रहती हैं वहाँ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जो एमएड के स्टूडेंट्स हैं वो एजुकेशन कॉलेज में जो बीएड के बच्चे तैयार करने होते हैं उनको पढ़ाने के लिए चले जाते हैं। और जो पीजीडीसी टीचर एजुकेशन है वो जो कंप्यूटर टीचर स्कूल्स में लगते हैं उनके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और जो प्री प्राइमरी टीचर्स हैं उनके लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हमारा कॉलेज रन कर रहा है। कुछ ऐसे मैंने बेटियों की बात की जो यहाँ से निकली हों और उनका कुछ नाम हो देश दुनिया में। और हर साल इतनी बेटियां आप, इस साल जो कोरोना का संकट कितना रहा है एजुकेशन पे आपके? कोरोना का संकट तो पूरे समाज में ही छाया हुआ है, पूरे वर्ल्ड ओवर में छाया हुआ है। तो हमारा कॉलेज भी
पूरा तरह इफ़ेक्ट में आ गया उसके। तो वही जो ऑनलाइन ट्रेंड चला हुआ है स्कूल्स का, वही हमने भी इम्प्लीमेंट किया। हमारा बहुत सारा सिलेबस जो है, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर थर्ड में चला गया, थर्ड फोर्थ में आ गया। ऐसे हुआ कि जो थर्ड सेमेस्टर होता है वहाँ पे हम बच्चों की ट्रेनिंग स्कूल्स में लगवाते हैं कि ताकि उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिले कि आगे जाके बच्चों को कैसे ओरिजिनल में पढ़ाया जाना है। तो वो वाला सेमेस्टर अब शिफ्ट हो गया है और वो जो फोर्थ सेमेस्टर था वो थर्ड में आ गया है। तो इसका मतलब है बच्चे अब थर्ड का काम फोर्थ में कर रहे हैं, फोर्थ का थर्ड में। तो अगर वैसे हम ऑनलाइन बच्चों को प्रैक्टिकली ट्रेनिंग देते तो वो पॉसिबल नहीं था, वो सिमुलेशन में चली जाती और उनको एक्चुअल में पता ना चलता कि हमारे में गलतियाँ क्या हैं, और अगर टीचर सामने बैठा हो तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकता है। तो ये शफलिंग करी है हमने सेमेस्टर्स की। ये मेरे ख्याल इंडिया में हर जगह ही हुई है, हर कॉलेज ने थर्ड को फोर्थ में कर दिया, फोर्थ को थर्ड में कर दिया। तो इसमें जो प्रैक्टिकल सजेशंस हैं, अब ये नेक्स्ट हमने कोशिश करनी है कि अगर कोरोना ख़त्म हो जाता है, नहीं तो ये बच्चे तो सफ़रर हैं ही। सिलेबस तो कवर हो जाता है सर, लेकिन जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन देनी होती है वो जो अगर हमारे पास एक्सपर्ट ना बैठा हो तो हम दे नहीं सकते। अच्छा, जो आपके पास बेटियां आती हैं, सब बीएड करके आती है, टीचर से भी आगे पढ़ाना होता है, तो उनके लिए स्पेशल टीचर आप तैयार करने के लिए फिर तो आपने बिल्कुल ये जो कोहिनूर टाइप के आप टीचर चुनते होंगे कैसे? क्योंकि जो टीचर बताती हूँ ना मैं, एमएड का कोर्स जो है ये टीचर एजुकेटर्स का ही कोर्स है जी। ये एमएड अगर आपने नहीं की तो हम उस टीचर को अब एजुकेशन कॉलेज में अपॉइंट नहीं कर सकते। अच्छा जी। हाँ जी, तो जैसे आपने एमए करी है, पीएचडी करी है, तो यू आर नॉट अ टीचर एजुकेटर। तो टीच द स्टूडेंट्स वी हैव टू अपॉइंट अ टीचर विद यूजीसी, हु इज यूजीसी क्वालिफाइड एंड हु इज़ विद एमएड। अच्छा, टीचर गुस्सैल ना हो तो ज़्यादा फायदा रहता है उन्हें? सर मैं ऐसा मतलब जनरलाइजेशन नहीं कर सकती, क्योंकि मैं खुद भी एक स्ट्रिक्ट टीचर रही हूँ, तो मैं फ्रेंडली भी बहुत रहती थी। तो जैसे ही सिचुएशन हो वैसे ही टीचर को ढल जाना चाहिए, जैसे सिचुएशन हो। अच्छा, अगर आपका सिलेबस बच्चे अच्छी तरह से नहीं कर रहे तो आपको स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपके बच्चे बड़े स्मूथली आपके साथ चल रहे हैं, सिलेबस ओवर हो गया, तो आप फ्रेंडली भी हो सकते हैं। अच्छा, ये जब टीचर ट्रेनिंग आप देती हैं तो क्या ये सब सारी चीज़ें समझाई जाती हैं कि बच्चे अगर चोरी करते हैं या बच्चे शरारत करते हैं या बच्चों को मैनेज कैसे करना है, होमवर्क, ये सारी, ये भी पार्ट है क्या आपका? ये स्पेसिफिकली नहीं बताई जाती सर। ये तो अगर आप बताते हो ना कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो वो कभी भी नहीं रहती। जी जी, है ना। तो ये सिचुएशन के साथ साथ ही बच्चे लर्न करते हैं। मेरे हिसाब से वो वाली जो ट्रेनिंग है वो थ्योरेटिकल ट्रेनिंग है जी जी, कि चोरी नहीं करनी, पाप नहीं करना। अब देखो रूल ब्रेक नहीं करने, कितने बच्चे पढ़ के भी रूल ब्रेक कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा सिस्टम जो होना चाहिए टीचर के पास कि बच्चे जो हैं वो एक्सपीरियंस से सीखे, ना कि आप उनको थ्योरेटिकली करो कि ये करना है वो करना है। अच्छा, टीचर जितना ही मतलब शब्दों का धनी होगा या सब्जेक्ट में जितनी पकड़ होगी, आजकल बच्चे ज़्यादा मॉडर्न नहीं होंगे, उनको सब गूगल ने सब समझा दिया है। वो टीचरों से भी अब ठीक है, क्योंकि गूगल पे आजकल सर्च सिस्टम आ गया है, हर चीज़ गूगल पे, हर प्रोफेसर गूगल पे। तो बच्चे स्मार्ट ज़्यादा हो गए हैं या फ़ोन ज़्यादा स्मार्ट है? बच्चे भी बड़े स्मार्ट हो गए हैं, ओवर स्मार्ट हो गए हैं रादर। लेकिन अगर उनको एक्चुअल में देखो, उनको मतलब आप एग्जामिन करो तो उनको कुछ भी नहीं आता जी। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है उनको, क्योंकि एक तो छोटे बड़े हैं, उनको पता ही नहीं है क्या चीज़ें देखनी है क्या चीज़ें नहीं देखनी है। जैसे व्हाट्सएप की बात कर लो, वहाँ शॉर्ट मैसेजेस चलते हैं, तो अगर उनका इंग्लिश का पेपर हो तो उनकी वोकेबलरी सारी ही ख़त्म कर दी है व्हाट्सएप ने। जी जी। तो सोशल मीडिया या ये जितने भी मीडिया हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं अगर गाइडेंस के अंडर यूज़ किए जाए, मेरे हिसाब से। जी जी। अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। अब आपने बच्चों को दिखाना क्या है, उनमें ये सेंस डेवलप करनी है कि आपने देखना क्या है, ये तो पेरेंट्स और टीचर्स के ऊपर ही डिपेंड है। अच्छा, आजकल एक स्कूल एक बिजनेस बन गया है। अगर मैंने ऐसे भी स्कूल देखे हैं जो 100 गज या 150 गज में चल रहे हैं, तो टीचर कोई इनकी कोई जैसे हर कोई टीचर पढ़ाने पे रोक नहीं है, पढ़ाने पे रोक नहीं है, वो पढ़ाता है चाहे उसने +2 की है या, तो प्रॉपर टीचर की ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है। ऐसा कोई रूल रेगुलेशन सरकार मापदंड तय करती है या आपके डीएवी शिक्षण संस्थाएं तय करता है? सर डीएवी शिक्षण संस्थान तो नहीं तय करते, लेकिन गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है वो सारी की सारी डीएवी इंस्टीट्यूट में इम्प्लीमेंट हो जाती है। जैसे पीछे नियोस मोदी जी ने नियोस का एक प्रोग्राम चलाया था, तो उसमें उन्होंने बोला था कि जो भी टीचर्स बड़े बड़े सालों से स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं लेकिन उनके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है जो टीचर बनने के लिए चाहिए, तो ये वाला वो कोर्स कर लें तो वो रिटेन रहेंगे स्कूल्स में, तो अदरवाइज उनको थ्रो कर दिया जाएगा स्कूल से। ऐसे टीचर हैं
ऐसे पढ़ाई- टीचर्स बहुत ज़्यादा बहुत थे, ज़्यादा है। बहुत 2-2.5 लाख की एनरोलमेंट आई है उस कोर्स के अंदर। के तो इसका मतलब है कि अभी भी ये है कि तलवार लटकी है, उनको पढ़ाई करनी पड़ेगी टीचरों वो को भी। कर रहे हैं, उनके मेरे ख्याल 2 साल पूरे भी हो गए हैं और कब कई अभी भी लाइन में लगे हैं कि वो कोर्स दोबारा आए, ताकि हमें स्कूल भी छोड़ना ना पड़े और हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जब आप पढ़ती थी कॉलेज में या स्कूल में, तो मम्मी पापा की हसरत यही थी कि आप टीचर ही बने? नहीं, उनकी ये हसरत नहीं थी, उनको तो था कि मैं डॉक्टर बनूं। डॉक्टर बने? हाँ। तो डॉक्टर तो बन गए आप? डॉक्टर बन गई, पर जैसी उनकी हसरत थी वो वाली डॉक्टर नहीं बनी। चलिए, आपने पीएचडी की, किस पे की पीएचडी? मैंने एजुकेशन फील्ड में करी है। अच्छा, क्या आपका थीम क्या था? मेरा थीम था इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑन पर्सनैलिटी, क्रिएटिविटी एंड वैल्यूज ऑफ द अंडर ग्रेजुएट। चलिए, आज जो आपने थीम में लिखा था उसका आप हमारे रूबरू होते हुए हमारे दर्शकों को बताइए कि आज उस पैमाने में, उस कसौटी में हमारा समाज कहाँ टिकता है? मॉडर्नाइजेशन तो बहुत हो गई है, रादर ये जब 2000 के बाद कंप्यूटराइजेशन होगी तो उसके बाद तो जो सोसाइटी हाईली मॉडर्न हो गई, लेकिन मॉडर्न पॉजिटिव वे में नहीं हुई। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट लूज़ करके हम अपनी वैल्यूज़ जो हैं, बड़े सारे सेमिनार भी करवाते हैं, लेकिन वो वैल्यूज़ बच्चों में लूज़ हो गई। उनकी पर्सनैलिटी के पॉजिटिव जो एस्पेक्ट्स थे वो तो डेवलप हो गए। जैसे हमारे टाइम में बच्चे बहुत ज़्यादा शाई होते थे, अब बच्चे बहुत ही आउटस्पोकन हैं, एक्स्ट्रा ही हो गए हैं। वो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको बड़े छोटे का लिहाज नहीं है। वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं, क्रिएटिव हो गए हैं। अब क्रिएटिव किस सेंस में हुए हैं ये तो डिपेंड करता है टाइम टू टाइम। अच्छा, ये बताइए कि इसमें उत्तरदायित्व, आप कॉलेज में तो काफ़ी देर बाद आता है बच्चा, पर स्कूल के साथ साथ घर वालों का नहीं है? अगर बच्चा आजकल जो भी, जैसा ही आप बता रही हैं कि बिगड़ रहे हैं, हम आपको बताएं संस्कारों से बिगड़ रहे हैं, तो ये संस्कार सिखाने का काम माँ बाप का, परिवार वालों का नहीं है। और जो वैदिक धर्म है, जिस आर्य समाज से आप जुड़े, ये तो संस्कार ही सिखाता है। सर, संस्कार जो है ना, पहली जो उसकी शिक्षा है उसके माँ बाप देते हैं जी। अगर तो माँ बाप बड़े संस्कारी हैं तो बच्चे में वो चीज़ अपने आप ही आ जाती है, डालनी नहीं पड़ती, क्योंकि वो जिस घर में रहता है उस घर का, अगर हिंदू समाज में रहता है या मुस्लिम समाज में रहता है तो उसका इम्पैक्ट अपने आप ही आ जाना है। बाद की जो पॉलिशिंग होती है वो स्कूल में जाके होती है। तो स्कूल में जब बच्चा जाता है तो उसके आसपास का जो ग्रुप है वो कैसा है, जो उसको टीचर्स लगे हैं उनके संस्कार कैसे हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलके उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। कहने का मतलब है, आपके किसी भी कॉलेज या स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला दिलाने से पहले हमें वहाँ पे देखना चाहिए कि स्टाफ की पर्सनैलिटी क्या है, स्टाफ की मिलनसार है या कैसा है। ऐसा बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत फ़र्क पड़ता है सर इससे। अच्छा, मम्मी पापा माँ बाप में कोई झगड़ालू हो तो बच्चों में फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है बच्चों की। अगर माँ बाप झगड़ालू हैं तो बच्चे का कभी शादी कराने को मन ही नहीं होएगा। वो सोचेगा कि ये जो मैरिड लाइफ है इस झगड़े में निकल जाती है सारी, तो मैं इस पचड़े में क्यों पढ़ूँ। संस्कारों का तो बहुत इफेक्ट होता है। चलिए, तो ये स्पेशल बातचीत हम कर रहे थे डॉक्टर अनीता मेनन जी से, और कॉलेज के बारे में उन्होंने हमें बताया। और भी हम जानकारी उनके कॉलेज के बारे में लेंगे, और कॉलेज कब बना और कैसे कैसे इन्होंने, जैसा हमें बताया कि पूरे देश के अलग अलग कोने से यहाँ पे बेटियाँ आती हैं और संस्कारों के साथ उनको यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। तो आप इतने बच्चों को आपने शिक्षित किया, उन्हें संदेश क्या देना चाहती हैं कॉलेज के बारे में? थोड़ा सा हमें बताएं, इसका शुरुआत कैसे हुई और क्या उद्देश्य है, और समाज में आपका योगदान क्या है? ये सर कॉलेज 1956 में खुला था। अब तो इसको खुले भी 70-75 साल के आसपास होने वाले हैं, और शुरू से ही हमने बेटियों को ही शिक्षित किया है। तो मैं समाज को और बच्चों के थ्रू यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो हम अपनी लाइफ में नहीं सीख पाते, जो कमियाँ होती हैं, तो अगर वो कमियाँ हम अपने थ्रू दूसरे बच्चों की पूरी कर पाएँ, जिसको हम एम्पैथी भी बोलते हैं, कि जो हम नहीं सीख पाए बाकी बच्चे, अगर हमें वो चीज़ पता है तो हम बाकी बच्चों को सिखा दें। जो हम नहीं कर पाए अगर हमें आ गई है तो हम बाकी बच्चों को वो करवा दें। तो मैं समाज को ये संदेश देती हूँ कि जैसे हमारी वैदिक संस्कृति बड़ी ही ज़्यादा रिच थी, तो अगर हमारे जो मोदी जी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो दोबारा आ जाए, जैसे संस्कृत के थ्रू हमारे जो श्लोक हैं बच्चों को नहीं आते, बच्चे हमारे वेस्टर्नाइज अप्रोच के थ्रू सारा कुछ पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी संस्कृति जो थी वो अच्छी नहीं थी, वो तो बेस था पूरे वर्ल्ड का। तो अगर हम बच्चों को उधर ढाल पाए तो मुझे लगेगा कि हमने कुछ लाइफ में अचीव किया।
तो कुल मिला के डॉक्टर अनीता मेनन जी ने जहां संस्कृत के शब्दों को जोड़ा है, वैदिक रीति को जोड़ा है, संस्कारों के साथ शिक्षा को जोड़ा है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसे उन्होंने कुछ आस भी जताई है, कुछ उनकी द्वारा जारी हुई स्कीमें को बारे में भी जहां हमें बताया, वहीं हमें बताया कि कॉलेज किस तरह बेटियों को उनकी ज़िंदगी सुधारता है। और हम आपको बता दें कि शहर के नामचीन यहाँ पे कई ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने इस कॉलेज में शिक्षा ली है, और हम स्वागत करते हैं आपका। और संदेश आपका हमने जो आपने दिया है, तो कहीं ना कहीं संस्कृत पढ़ाई जाए। पंजाब में तो हिंदी पे दुविधा है, तो संस्कृत कहाँ से? पंजाब की बात करें, बाकी डीएवी शिक्षण संस्था पढ़ा ही रहा है संस्कृत। सर ऐसे होता है कि जो प्राइमरी सोर्स होते हैं एजुकेशन के, क्योंकि हमें संस्कृत आती नहीं है, तो प्राइमरी सोर्स जब सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाते हैं तो मैसेज कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाता है, वो चलते चलते एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। तो अगर हमारे बच्चों को हमारा जो वैदिक कल्चर है वो जिस भाषा में लिखा गया अगर वो सीख पाए, तो मेरे ख्याल से जो डायरेक्ट मैसेज वो श्लोक या वो जो संस्कृति देना चाहती है वो हम तक आ जाएगा। तो बड़ी बात की है, और संस्कृत को लेके इन्होंने जो, जैसा कि डॉक्टर अनीता मेनन जी ने बात की है, और खुले शब्दों उन्होंने कहा कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो सभी की जननी है, और संस्कृत आज विदेशों में कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट हैं, कुछ विदेशों में पढ़ाई भी जाती है, और संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो आपको बोलना सिखाती है, संवादों से और शब्दों की धनी बनाती है। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे इस कॉलेज की और इस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनीता मेनन जी से। तो बेबाक बातचीत में लाइव भारत में ये थी हमारी स्पेशल, आज हमारा शहर और हमारी शिक्षा पर ये स्पेशल प्रोग्राम। तो आप देख रहे थे लाइव भारत मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला को। आप देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।